हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस क्लास में करते हैं अपने ईवीएस के वो क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर सीबीटी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज की ये जो हमारी क्लास है, ये आज की अंतिम क्लास है। इसके पहले हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हमारा 21 जनवरी को पेपर बना था, कब बना था? 21 जनवरी को अंतिम शिफ्ट आपकी हुई थी। आज हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं और आज के बाद में ये सीरीज जो है आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर पेडागोजी भी देखने को मिल सकती है ईवीएस की, या फिर अन्य कोई क्लास भी देखने को मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग सेशन को सभी साथियों के पास तक भेज दीजिए जल्दी जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश के स्वादिष्ट किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? केरल, गोवा, असम या फिर आंध्र प्रदेश? तो सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। उम्मीद है कि 100 में 100% लोगों का ये क्वेश्चन जो है सही निकलेगा। 100 में 100% का ये क्वेश्चन सही निकलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए लिखा है कि हमारे देश के स्वादिष्ट किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं। तो कई बार हम लोग कर चुके हैं, ये है केरल। हमारे देश का कौन सा भाग है? केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर घरों में लोग क्या उगाते हैं? टेपियोका और नारियल। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था, तो आपकी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आया था। लिखा है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में उगती हैं। पहले आप इसको नोट करिएगा, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। आपको पता है टेपियोका ज़मीन के नीचे मिलता है और नारियल पेड़ पर लगता है ऊंचाई पर। तो दोनों चीज़ें कहाँ की हैं? ये हैं केरल की। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया बिल्कुल सही। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया था, उनका हो गया बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उनमें अंडे देते हैं? तो बताइए। पहला ऑप्शन है कलचिड़ी, दूसरा ऑप्शन है शकरखोरा, तीसरा ऑप्शन है दर्जन चिड़िया, चौथा ऑप्शन है वया या फिर वीवर पक्षी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपकी पिछली शिफ्टों में आ चुका है, यानी जो अभी तक पेपर चल रहा था आपका 16 दिसंबर से, तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं, वया या फिर वीवर पक्षी, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। वया पक्षी क्या करते हैं? ये करते हैं, जो इसमें जो नर पक्षी होता है वो सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं, और जो मादा पक्षी होते हैं उन घोंसलों में से जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसका चुनाव करती है और उसके अंदर क्या करती है? अपने अंडे देती है। ये काम किसका है? ये वया या फिर वीवर पक्षी का काम है। आप लोग इसको याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। 3 से 4 शिफ्टों में ये क्वेश्चन बन चुका था। चलिए अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, आपका घर एक्स पर स्थित है। आप लोग एक नोटबुक और एक पेन उठाइए और साथ में क्वेश्चन करते चलना। आपका घर कहाँ पर है? एक्स पर स्थित है, और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूर चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं अभी तक। बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को एक बार रोक दीजिए और आंसर कर लीजिए। कॉपी और पेन उठाइए, फटाफट देखिए आपसे उत्तर निकल रहा है इसका या फिर नहीं निकल रहा है। तो चलिए, जब तक हम भी कर रहे हैं आप लोग वीडियो को रोक के देखना बाद में आप लोग सही कर पाए थे या फिर नहीं कर पाए थे। कह रहा है कि देखिए क्या है, ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं। चलिए, एक्स से सबसे पहले क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ से दक्षिण की तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया। सबसे पहले 200 मीटर दूर जा रहा है दक्षिण की तरफ, 200 मीटर हो गया दक्षिण में। उसके बाद में क्या कह रहा है, दक्षिण के बाद में यहाँ तक आया, इसके बाद में कह रहा है कि पूरब दिशा में नहर को पार करता है 150 मीटर की, जो कितनी है 150 मीटर की एक नहर है जो कि पूरब दिशा की ओर चल करके पार की। नहर पार करने के बाद में कह रहा है कि फिर से वो उत्तर की तरफ 200 मीटर गया। उत्तर की तरफ कहाँ गया? 200 मीटर गया फिर से वो उत्तर की तरफ नहर पार करने के बाद में।
फिर वो यहाँ पे पहुँच गया अपनी दुकान पर, जिसका नाम है वाई। क्या नाम है? वाई। एक्स जो है उसका घर है, वाई क्या है? उसकी दुकान है, जहाँ पर वो गया था अपने पिताजी के पास में। देखिए लिखा है आपका घर जो है एक्स है और आपके पिताजी की दुकान क्या है? वाई है। तो इस प्रकार से आपको करना था। ये जो दूरी थी ये कितनी है? 200 मीटर की दूरी उसने तय की। फिर से सबसे पहले अपने घर से निकला, वो दक्षिण की तरफ गया। दक्षिण किधर होता है? नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ आ गया 200 मीटर। यहाँ से फिर उसको नहर पार करनी थी, जो कि पूरब दिशा में उसको चलना था 150 मीटर। उसने नहर पार की, 150 मीटर चला। 150 मीटर चलने के बाद में फिर से उसको उत्तर की तरफ जाना था। उत्तर किधर होता है? ऊपर की तरफ होता है। फिर से आ गया वो 200 मीटर। अब कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पे दूरी है 150 मीटर, यहाँ पर भी वो कितनी रहेगी? 150 मीटर ही रहने वाली है। आप लोग इसको याद रखना। अब हमें पूछा गया है वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा पूछी गई है। आप यहाँ पर खड़े हैं वायु पर, आप वाई पर खड़े हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ से जो है आपका एक्स जो है की दिशा में पड़ रहा है। तो आपको पता है कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, और आपका जो राइट हैंड है इधर होता है पूरब, और लेफ्ट हैंड की तरफ होता है पश्चिम। तो ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वाई के सापेक्ष एक्स किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। किधर है? पश्चिम की तरफ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150 मीटर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 150 मीटर पश्चिम में। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो सिर्फ इसलिए नहीं आया होगा, या फिर अगर आपका आंसर गलत हुआ होगा तो आपने एक्स के सापेक्ष वाई को निकाल दिया होगा। तो आपका आ तो रहा होगा 150 मीटर, लेकिन कितना आ रहा होगा? पूरब आ रहा होगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग कर रहे होंगे इसका 2 वाला, लेकिन आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 वाला। क्यों होगा? यहाँ पे पूछा गया है वाई के सापेक्ष, ये देखिए लिखा है वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या हो जाएगी। तो वाई के सापेक्ष जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वहाँ से खड़े होकर के आपको उसकी दिशा निकालनी होती है। तो जब हम वाई पर खड़े होंगे तो हमारा घर किधर पड़ रहा है? वाई के सापेक्ष जब आप देखोगे तो पश्चिम की तरफ पड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही है, 150 मीटर पश्चिम में। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। किससे पीड़ित है? अनीमिया हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, मलेरिया होगा, या फिर मियादी बुखार होगा। तो आप लोग इनमें बताइए, जिस व्यक्ति को बुखार आता है उसको डॉक्टर बोलता है कि आप नियमित रूप से हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, आंवला और गुड़ खाइए, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका कट। उसके बाद में मलेरिया है। मलेरिया में भी डॉक्टर ये सलाह नहीं देगा आपको कि हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाइए, ये भी कट गया। तो मियादी बुखार जो होता है इसमें भी नहीं बोलते हैं। तो बच गया सिर्फ आपके पास अनीमिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका है बिल्कुल सही आंसर। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था? क्वेश्चन आया था आपका यहाँ से। अनीमिया क्या है? लिखा है डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, और क्या कहा? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया था डायरेक्ट। ये देखिए इस कटिंग से क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी बुक से। अनीमिया क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 कर लिया था उनका सबका हो गया होगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपसे, ब्रांज या फिर कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। आपको बताना है कांसा या फिर ब्रांज जो होता है आपका, ये एक मिश्र धातु है, इसके प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सीसा और टिन, दूसरा ऑप्शन है कापर और टिन, जबकि तीसरा ऑप्शन है कापर और जिंक, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम, कापर और टिन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि कांसा के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। कांसा जो बनाया जाता है वो किस किस के मिश्रण से बनाया जाता है, आपको ये बताना है। सीधी बात अगर करें तो फटाफट आंसर कर दीजिए सभी लोग, इसका कौन सा ऑप्शन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का। बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, सभी को रट गया होगा अब तक। इसका हो जाएगा कापर और टिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कापर और टिन। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था? क्वेश्चन आया था पता करो। क्या पता करें? लिखा है कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन, ये देखिए लिखा है गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते पिघलाते होंगे। यानी कि तांबा और टिन को निकालने के बाद क्या करते हैं? पिघलाया जाता है, उनको आपस में मिलाया जाता है, तब क्या बनता है? तब बनता है आपका कांसा या फिर ब्रांज। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो गया आपका। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सभी लोग एक बार देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं नीचे आपको। पहला ऑप्शन दिया गया है एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। दूसरा ऑप्शन है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से
एकत्र किया जाता है जो कि 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर रहती है। तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। जबकि चौथा ऑप्शन है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। इनमें से सही कथन आपको चुनने हैं कि कौन कौन से सही हैं पश्मीना शाल के बारे में। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन 2 से 3 बार आपकी शिफ्टों में देखने को मिला था, तो बता दीजिए फटाफट सही आंसर। कौन बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। आंसर कर लेना आप लोग, चीटिंग मत करना। देखिए क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से आया था। लिखा है माना जाता है कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं, यानी गर्म बहुत होती है लेकिन मोटाई कितनी होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 था वो लिखा है। इसलिए पश्मीना शालों को मशीन द्वारा बुना नहीं जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शाल बनानी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, सब कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है, ये वाला हो गया सही। दूसरा है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर रहती हैं, बी वाला भी आपका सही है। सी लिखा है अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है, ये भी सही है आपका। डी ऑप्शन लिखा है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है, तो ये हो गया गलत। अभी हम लोग देख चुके हैं क्यों गलत है, ये देखिए लिखा था इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। क्यों नहीं बुना जा सकता, क्योंकि इन बालों की जो मोटाई बहुत कम होती है, ये मशीन से नहीं बुने जा सकते, इसलिए इनको सिर्फ हाथों के द्वारा ही बुना जाता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए बी सी जहाँ पर भी होगा वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप लोग, इसमें दिया है ए बी सी। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए सभी लोग फटाफट, और एक बार सेशन को शेयर करिए अपने सभी साथियों के पास में। और क्या करना है, और आपको डाउनलोड करना है हमारा मास्टर सड्डा लर्निंग ऐप, जहाँ पर आपको हम इस क्लास की PDF देने वाले हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका किस वर्ष भुज यानी कि गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आपको बताना है कि किस वर्ष यह भूकंप आया था गुजरात में जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2000 में आया था, 2001 में, 2002 में या फिर 2004 में। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है आपके एग्जाम में और आंसर भी आप लोगों को आता होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। जब तक आप लोग अपना अपना आंसर सेलेक्ट करिए जल्दी जल्दी से। ये देखिए आपके सामने एक कटिंग लगी है EVS की। लिखा है मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी, सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये जो भूकंप आया था ये कब आया था, ये आया था 2001 में। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका हो जाएगा सही। कब आया था, 2001 में आया था भुज में भूकंप। आप लोग इसको याद रखना, 26 जनवरी 2001। कब आया था, 26 जनवरी 2001। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। आपको बताना है हमारे देश की राजधानी सभी को पता है क्या है, सभी को पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। हमारे देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है। मान लीजिए आपके सामने ये पूरा का पूरा मैप है और दिल्ली ये रही, जो हमने टिक लगाया ये दिल्ली है। अब कह रहा है कि राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अगर दिल्ली यहाँ पर है तो शिमला कहाँ होगा, आपको पता है कि शिमला हिमाचल प्रदेश कहाँ है, दिल्ली के ऊपर है। ऊपर है तो आप लोग यहाँ पे मान लीजिए ये है शिमला, ये जो हमारा दूसरा टिक है ये हो गया शिमला। शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं।
मध्य प्रदेश कहाँ पर है? बिल्कुल दिल्ली के नीचे, उत्तर प्रदेश के नीचे आइए, यहाँ पर हो गया मध्य प्रदेश। ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रमशः स्थित हैं, तो भैया उत्तर हो गया एक तो, और एक हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। उत्तर ये बीच में मान लीजिए दिल्ली है, ऊपर हो गया आपका शिमला और नीचे हो गया भोपाल। तो उत्तर दक्षिण जहाँ पर होगा वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही है। अभी तक हो सकता है आपके समझ में नहीं आया, अब चलिए चलते हैं मैप के ऊपर। सबसे पहला दिया हमारे देश की राजधानी, यानी कि पहले आप लोग दिल्ली को देखिए कहाँ पर है। यहाँ पर दिल्ली की बात की जाए तो ये रही आपकी दिल्ली, ये देखिए हम लोग इसको कर रहे हैं दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के सापेक्ष शिमला, ये देखिए यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे जो हमने टिक लगा वहाँ पर है शिमला। तो दिल्ली के सापेक्ष हो गया शिमला, यहाँ पे इसको आप लोग मिला दीजिए, ये मिल गया। अब इसके सापेक्ष है भोपाल, दिल्ली के सापेक्ष आप नीचे आइए भोपाल में, ये देखिए ये हो गया भोपाल। तो कहने का मतलब है देखिए किस प्रकार से बन रहा है, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण बिल्कुल सही बन रहा है कि नहीं? ये मध्य प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है ऊपर, बीच में दिल्ली है, ये देखिए। तो इस प्रकार से बन रहा था। दिल्ली के सापेक्ष शिमला किधर है? उत्तर में है, जबकि भोपाल किधर है? दक्षिण में है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया उत्तर और दक्षिण। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट और शेयर कीजिए एक बार सभी के पास में। अगला क्वेश्चन है शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी। पहले वो कहाँ जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा, उसके बाद कौन सी दिशा में जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसको वीडियो को रोक दीजिए और आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग, क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए फटाफट। कोई व्यक्ति कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है इस समय, हिमाचल प्रदेश का रहने ही वाला है वो जाना चाहता है भैया घूमने के लिए। तो सबसे पहले जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाता है सबसे पहले वो। अब हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है आपको मालूम होना चाहिए, सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, और भोपाल कहाँ पर है? जस्ट उसके नीचे चले जाइए सीधे, बीच में यहाँ पर हो गया भोपाल। भोपाल आने के बाद वो जाता है गुजरात को, कहाँ पर? गांधीनगर जाना चाहता है। तो कैसे जाएगा? सबसे पहले वो आया उत्तर से नीचे, यानी कि ये सबसे पहले आया दक्षिण में, ठीक है। भोपाल के जस्ट सामने जब आप जाओगे पश्चिम में तो पड़ेगा गांधीनगर, जस्ट सामने आ जाइए, यहाँ पर हो गया गुजरात, ये हो गया गांधीनगर, जी जो हमने बनाई है ये हो गया गांधीनगर। तो अब उसकी यात्रा किस प्रकार से हुई? सबसे पहले वो आया दक्षिण में, उसके बाद किधर गया? पश्चिम में। जहाँ पे दक्षिण पश्चिम होगा वही सही आंसर हो जाएगा। देखिए दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम में गया, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश से वो चलना शुरू करेगा, सबसे पहले किधर आएगा? दक्षिण में आएगा, नीचे आएगा भोपाल। भोपाल से फिर किधर जाना है उसको? पश्चिम में जाना है, वो जाएगा गांधीनगर। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही है। चलिए इसी क्वेश्चन को करते हैं मैप के ऊपर। मैप आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए बिना मैप के क्वेश्चन हल करने की। दिमाग के अंदर मैप होना चाहिए खाली आपके, बस वहाँ पे थोड़ों को देने आएगा आपको मैप। देखिए सबसे पहले वो यहाँ से चलना शुरू करता है हिमाचल प्रदेश, ये देखिए आपके सामने गोला है। तो वो यहाँ से चल के सीधे आया नीचे पहले है। मान लीजिए ऊपर उत्तर तो होता है, तो सबको पता है नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। सबसे पहले दक्षिण में आया, फिर भोपाल के सापेक्ष देखिए पश्चिम में ये गांधीनगर आपको दिख रहा है, फिर नहीं दिख रहा है, ये देखिए जो हमने गोला बनाया ये गांधीनगर है। तो यहाँ से आया, यहाँ पर गांधीनगर को आया। कहने का मतलब हो गया कि सबसे पहले आया दक्षिण में, फिर दक्षिण से किधर गया? पश्चिम में गया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार और आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियो रोक के मैप में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लिखा है हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट यानी कि अरब सागर से लगती है? तो सभी लोग बताइए एक बार, हमारे देश के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा अरब सागर से लगती है? आपको ये बताना है। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, पुडुचेरी या फिर पश्चिम बंगाल है? फटाफट आंसर कीजिए। 21 जनवरी की शिफ्ट है, लास्ट पेपर है ये सीबीटी एग्जाम का। इसमें मैप से संबंधित क्वेश्चन भर भर के दिए गए थे, 6 क्वेश्चन आए थे, 5 से 6। तो जिनको मैप आता होगा थोड़ा भी वो लोग फटाफट आंसर करके निकल रहे होंगे बढ़िया अपने, जिनको नहीं आता वो लोग रोएंगे बैठ करके, कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक की सीमा किससे लगती है भैया? अरब सागर से लगती है। कई बार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन आया था, मैप से क्वेश्चन आया था। ये देखिए यहाँ पे है गुजरात, इसकी सीमा लग रही है अरब सागर से। यहाँ पे महाराष्ट्र की लग रही है, यहाँ पे गोवा की लग रही है, यहाँ पे कर्नाटक की लग रही है, यहाँ पे केरल की लग रही है। यानी 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, जिनकी सीमा किससे लगती है? अरब सागर से लगती है। अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी इधर की, तो यहाँ पे लगते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब किससे लग रहे हैं? देख लीजिए, ये सब लग रहे हैं बंगाल की खाड़ी से। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 2 किए होंगे उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक की सीमा लगती है किससे? अरब सागर से। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको क्या करना है, मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिलने वाली है और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये में पेड नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको बेहतरीन देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट बनाया गया है विद पिक्चर के साथ में, जो आपके अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। और आपको यहाँ पर बुक्स मिलने वाली हैं जो भी आपको पढ़नी है, चाहे CDP की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी हो, सभी प्रकार के बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। बाय करनी रहेंगी आपको, सीधे यहाँ पर लिंक दिया गया, उसके ऊपर क्लिक करोगे सीधे आपको बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसको डाउनलोड कीजिएगा, मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप को। डाउनलोड कहाँ से करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पे लिखना है आपको मास्टर्स अड्डा, बस उसके बाद में इस प्रकार से लोगो बन के आएगा, उसी के ऊपर क्लिक करना और इंस्टॉल कर लेना है आपको। फिर ये आपको यहाँ पर क्लास PDF मिलेंगी और आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि फ्री में मिलने वाले हैं। और आपको NCERT कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की वो भी फ्री में मिलने वाली है। यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको दी गई NCERT बुक्स, तो आप लोग फ्री में भी बहुत कुछ यहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप को। अगला क्वेश्चन है आपका, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी को आंसर करना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, देखते ही देखते आंसर आना चाहिए सभी का। चिराव नृत्य कहाँ का है आपको यह बताना है, तो ये है मिजोरम का। कहाँ का है, मिजोरम का है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था, देखिए यहाँ से आया, लिखा है मिजोरम। फिर नीचे देखिए लिखा है, फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, चिराव नाच भी करते हैं। ये देखिए लिखा है चिराव नाच भी करते हैं, चिराव नाच, और यहाँ पे लिखा है मिजोरम, यानी मिजोरम में होता है चिराव नाच। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही है। सभी का ये आंसर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए था। आगे देखते हैं, मैप से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, भर भर के आए थे मैप से क्वेश्चन। लास्ट जो आपकी शिफ्ट बनी थी 21 जनवरी को, आराम से पढ़िए। लिखा है, आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा AB कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है से पुदुचेरी जो बिंदु B ठीक दक्षिण है तक खींचें, तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा क्या होगी। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। इसके कहने का मतलब है कि AB कोई रेखा है जो कि कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी से लेकर के पुदुचेरी तक खींची गई है। तो ये कह रहा है तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा क्या होगी। कहने का मतलब है बिंदु B कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा पुदुचेरी पर, A जो पड़ेगा पड़ेगा कोलकाता पर, यानी कोलकाता है आपका यहाँ पर, A बिंदु है यहाँ पर, और पुदुचेरी है तमिलनाडु में। तो थोड़ा आपको तिरछा रेखा खींचनी पड़ेगी, ये यहाँ पे है आपकी B वाली रेखा, ठीक है। यहाँ पर है आपका कोलकाता, तो थोड़ी सी तिरछी यानी कि ऐसे आपको ये रेखा खींचनी पड़ेगी। यहाँ पे है कोलकाता, A बिंदु तो है कोलकाता में और B वाला बिंदु है पुदुचेरी में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और B के सापेक्ष आपको A की दिशा बतानी थी, B यानी कि पुदुचेरी के सापेक्ष आपको कोलकाता की दिशा बतानी है। तो भैया सीधे प्लस का निशान मारते हैं और फटाफट अपना आंसर कर लेते हैं। ये देखिए हम लोगों ने मार दिया निशान अपना। यहाँ पे होता है उत्तर ऊपर की तरफ, नीचे होता है दक्षिण, और आपके राइट हैंड पे होता है पूरब। क्या होता है, पूरब होता है, और इधर होता है पश्चिम, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो अब ये देखिए उत्तर और पूरब के बीच से जा रहा है आपका ये कोलकाता को, ये जो रेखा है कहाँ से जा रही है, उत्तर पूरब के बीच से जा रही है। कहने का मतलब है जहाँ पर उत्तर पूरब होगा वही ऑप्शन सही है। तो उत्तर पूरब आपके 4 ऑप्शन में आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। अब इसी को हम करते हैं अपने मैप के ऊपर। यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको मैप मिलेगा नहीं एग्जाम में, तो आपको इसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार से करने की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले देखिए वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, कोलकाता, ये रहा गोला जो है इसके अंदर है कोलकाता। और पुदुचेरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है पुदुचेरी, ये है आपका पुदुचेरी, ये देखिए हमने गोला कर दिया, ये है पुदुचेरी, ठीक है। अभी कह रहा था यहाँ पर है भैया आपकी रेखा A और यहाँ पर है आपकी रेखा B, कौन सी है, B वाली। तो यहाँ से एक सरल रेखा आपको खींचनी थी AB सीधे पुदुचेरी तक, इस प्रकार से इसको आप लोग खींच लीजिए सरल रेखा। ऐसे बोला गया था कि रेखा A जो है वो उत्तर में है जबकि उसके दक्षिण में है रेखा B, ठीक है। ये वो ऐसे आप लोग इसको देखिए, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और यहाँ पे होता है पूरब, और इधर होता है पश्चिम। तो हमें अब क्या करना है, B के सापेक्ष A की दिशा पूछी गई, तो B के ऊपर भैया आपको प्लस का निशान बना दीजिए, आप लोग बना दीजिए एक बार। B के ऊपर ये बन गया हमारा प्लस का निशान, ये ऊपर है ये नीचे है। ये जो रेखा जा रही है कहाँ से जा रही है, उत्तर और पूरब से जा रही है, उत्तर पूरब से जा रही है कि नहीं जा रही है, देखिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हम लोग पहले कर चुके हैं, उत्तर पूरब। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैप का प्रयोग हमने किया है। तो उम्मीद है सभी लोगों के समझ में आया होगा, क्वेश्चन भर भर के आए थे मैप से। तो मैप बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग
5 से 6 क्लासेस सिर्फ मैप से संबंधित ही लाएंगे, जिसमें आपके हर प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे और आपको समझाया जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है, कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा अरब सागर से लगती है, ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा आपकी बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो अगर ये सब आपको पढ़ना है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलो तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, दूसरा ऑप्शन है वाहिदा प्रिज्म, जबकि तीसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल, चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम की जगह पे कर्णम मल्लेश्वरी लिख के आया था पेपर में, यहाँ पर भी हमने वही लिखा जो आया था छप के आपके पेपर में। तो बता दीजिए सभी लोग इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर लिए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, अगर नहीं पता है तो देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था। लिखा है कर्णम मल्लेश्वरी, सबसे पहले ऊपर देखिए क्या लिखा है, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल के थे तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29। तो क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है? क्वेश्चन है मसालों का आपको वह समूह बताना है जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, वह कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से? काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, दूसरा ऑप्शन है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, तीसरा ऑप्शन है जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, जबकि चौथा ऑप्शन है जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग बता दीजिए सही आंसर क्या रहने वाला है। कठिन क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत किया था इसका आंसर, तुक्का में बिल्कुल सही निकला था, बाकी कोई सही तरीके से नहीं कर पाया था क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन जो है एक जैसे लग रहे हैं। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 कर लिया होगा, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, क्या सही है इसका? तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची, ये इसका बिल्कुल सही है। बाकी सभी लोग गए होंगे फंस, चारों ऑप्शनों में एक जैसे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें क्या ना करें। तो तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची जो है आपको केरल में देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था। लिखा है मैं कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। क्या करता है ये? तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते हुए देखता है कुट्टन। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च। क्या है? तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, ऑप्शन नंबर 2 है, इसीलिए बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग बताइएगा आपको आज की हमारी यह क्लास कैसी लगी। इसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए थे और आज से हमारी इस सीरीज का है समापन भैया। और आपको इसकी जगह पर आप कल से दूसरी कोई क्लास देखने को मिलने वाली है, चाहे वो ईवीएस पेडागोजी की हो सकती, मैथ्स पेडागोजी या फिर हिंदी पेडागोजी की, इन तीनों में से कोई भी आपको क्लास देखने को मिलेगी कल से। तो बताना ये सीरीज आपको कैसी लगी, पूरी की पूरी आपके लिए हेल्पफुल रही या फिर नहीं रही। जितनी भी क्लासें हैं सभी क्लासों की एक हम प्ले लिस्ट बनवा देंगे, जो अपने सभी साथियों के पास में जरूर शेयर करिएगा आप लोग, उनको पढ़ने के लिए, उनका भी फ़ायदा हो सके कुछ। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में, जब तक पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद, बाय बाय।